सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 10 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। सो लेट अस बिगिन। पहले पेज पे हमारे सामने राजनीतिक खबरें जिसमें नहीं जाएंगे, और मनीष सिसोदिया जी को बेल मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। हालांकि अभी भी खतरा उनके लिए टला नहीं है। मूविंग ऑन टू द आर्टिकल्स एज पर आर रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। Reaching out Dhaka, reach out to Dhaka. Delhi must lend support to Yunus. Review how government agencies turn a blind eye to gathering storm in Bangladesh. बेसिकली अब क्या डिप्लोमेसी होनी चाहिए इंडिया की बांग्लादेश की तरफ, और क्या तरीका अपनाना है इंडिया को बांग्लादेश को लेकर। आगे आने वाले समय में नई सरकार के साथ क्या तालमेल रखने की ज़रूरत है, इसको लेकर ओवरव्यू दिया है। That the Indian ambassador to Dhaka, Pranay Verma, attended the swearing-in ceremony of Mohammad Yunus, the head of the interim government, should send a positive signal to the people of Bangladesh, calm the over-the-top strands into the discourse in Delhi about the tumultuous developments next door. मतलब जितनी समस्याएं चल रही थी, उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव रहने वाला है। India should reinforce the message with a clear statement of continuing support for Yunus and the armed forces towards restoring order. और इंडिया को भी ये क्लियर मैसेज दिखाना पड़ेगा कि वो सपोर्ट करते हैं न्यू इंटरिम गवर्नमेंट को, और एक पॉजिटिव अप्रोच है आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी बांग्लादेश की। Amidst the political chaos and the informational fog that the predictably envelops the regime collapse in Dhaka, Yunus and the army leadership appear to be doing the best to prevent violence and secure the vulnerable state structures like the police that are crucial to maintaining the peace. India's explicit support to the new leadership in Dhaka is critical to prevent the situation from getting worse. और मतलब अभी भी चीज़ें इतनी कमज़ोर हैं। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा इस पूरे इंसिडेंट में कि ये बांग्लादेश पे नज़र जो है वो यूएस की भी है और चाइना की भी है। ठीक है, दोनों चाहते हैं बांग्लादेश को अपनी तरफ करने के लिए ताकि वो इंडिया को परेशान कर सकें। इवन यूएस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुका है म्यांमार बॉर्डर के पास में, जो कि सब बांग्लादेश के बाद सब आपका कनेक्टेड है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह सब आपका। तो चिंता है, इसलिए भारत को अपना कोई ना कोई स्टैंड पॉजिटिव दिखाना ही पड़ेगा नई गवर्नमेंट की तरफ बांग्लादेश की। Delhi must focus on understanding the sources of the revolution led by the student movement in Bangladesh. It needs to reach out to the leaders of student movement and get a sense of what they hope to achieve. At the same time, the government must order on an internal review on why and how the government agencies turned a blind eye to the gathering political storm in Bangladesh. अच्छा, ये भी चिंता का विषय है। जो हमारी एम्बेसीज़ हैं, इन लोग का काम क्या होता है? इन लोगों का काम कोई वहाँ पे मौज काटना थोड़ी होता है एम्बेसी में बैठे बैठे। इनका काम ये होता है कि अपने देश को रिपोर्ट करना कि उस देश में क्या चल रहा है, उस देश में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जो कि इस बार नहीं हुआ। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इतना बड़ा अपरोर हो गया, और दिल्ली दिल्ली को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो आने वाले समय में उम्मीद की जाती है कि भारत भरोसा और विश्वास बनाए रखेगा बांग्लादेश के लोगों के साथ, और बांग्लादेश सरकार की मदद करेगा ताकि वो उन रूट कॉज प्रॉब्लम्स को हटाने में काम करे जो कि इस एंटी कोटा प्रोटेस्ट का कारण बनी थी। अगला आर्टिकल पैरिस ओलंपिक्स को लेकर नीरज चोपड़ा जी को लेकर आप पढ़ लीजिएगा, बढ़िया आर्टिकल था। हम ज़्यादा समय अपना नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये मैपिंग और शेयरिंग, ये आर्टिकल में ना बंगाल और बांग्लादेश का लिंक बताने का प्रयास करा है, और ये आर्टिकल लिखा है रिंकू घोष जी द्वारा। When students in Dhaka brought down the Sheikh Hasina regime for riding rough shod over democracy, one song seemed to tug at the heartstrings. They collectively sang poet lyricist Juvendralal Roy song धोनो धोनो धानो पुष्पा फला फला। मतलब कि बंगाल और बांग्लादेश का भले ही हम पॉलिटिकली अलग हैं, मगर जो ओरिजिन है वो सेम है। अब देखिए ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही जो आपका अमार सोनार बांग्ला है लिखा था। इसके अलावा बहुत पोएट्स हैं, बहुत सिंगर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं जो कॉमन है दोनों तरफ। ये गाना भी जो यहाँ मेंशन करा हुआ है, ये देवेंद्र लाल रॉय साहब ने गाया था। ये
ये इंडियन सॉन्ग राइटर हैं. By literature, from the side of the border to inspire the youth against the British Raj, they remembered a shared past in time. It was written the most. On a day when a statue of founding father Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, was vandalized, there is hope that a part of his legacy may last. Will the new dream the students, technocrats, and opposition parties envisage for themselves be bound by memories of the shared Bengali culture and identity that Mujibur advocated, becoming the Bangabandhu? अब ये बांग्लादेश के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि अगर वो अपने फाउंडिंग फादर्स की ही आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या चाहता है नया बांग्लादेश? व्हाट डज द न्यू बांग्लादेश वांट्स? फॉर मेनी ऑफ अस ग्रोइंग अप इन कोलकाता, हिज बस्ट figured alongside literary greats to remind us that he championed a movement around the language we were born into, its emotions, associations, and its riverine flow of shared traditions that define both politics and religion. It is true that Bangladesh Bhasha Andolan or language movement began primarily as an assertion of the right to reinstate Bengali culture and language as the official credo of new nation. It was not just about the strategic comfort of geopolitics from India's point of view. It was about the importance of linguistic diversity and the preservation worldwide. मतलब अपने आप में भी एक कल्चर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में. As of February 21, which is marked as the Language Movement Day in Bangladesh, was recognized by UNESCO in 1999. बाकी बताया हुआ है थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में. Overall, rivers and waterways have been the connective tissue of both nations. This has led to riverine culture where customs, rituals, nature worship, and even festivals like Durga Puja are shared by communities on both sides of the border, regardless of religion and geography. If anything, the river is the binding force that has inculcated the commemorative spirit among people. बांग्लादेश में सिर्फ कोई रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं हुआ है. बांग्लादेश में कुछ गहरा लंबे समय से पनप रहा था जिसे जिसे सरकार की नीतियों की वजह से जनता आक्रोश में आई और गवर्नमेंट को जाना पड़ा. We need to address that. Also, keeping in mind that we share a culture, a history, and a legacy with among us. केवल आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, रिजर्वेशन को लेकर बहुत लंबा आर्टिकल है. एक्सप्लेन पेज पे आज पहला आर्टिकल है बांग्लादेश को लेकर ही, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा. हम बात करेंगे यूएस एंटी ट्रस्ट रूलिंग अगेंस्ट गूगल पे कि गूगल अभी क्यों न्यूज़ में आ रहा है, इतना कंट्रोवर्सी में क्यों है गूगल, इसको लेके जानेंगे. असल में थोड़ा मैं ब्रीफ में बताऊं तो हुआ ये, गूगल को लेकर लोग बहुत लंबे समय से परेशान हैं, कंपनीज वगैरह. उन्होंने क्या रखा कि गूगल की जो काम करने का तरीका है, गूगल जिस हिसाब से सर्च इंजन वगैरह को हैंडल कर रहा है, ये मोनोपली है. वो जिसको चाहता है उसे आगे बढ़ाता है, जिसको चाहता है उसको सपोर्ट करता है. और चाहे वो लोकल न्यूज़ एजेंसीज़ हों या फिर वो अदर वेबसाइट्स हों, उनको इसका लॉस हो रहा है और गूगल को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज़ की वजह से गूगल को कई बार कोर्ट में ले जाया जा चुका है. मगर इस बार कुछ अलग इसलिए अलग है क्योंकि जो कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गूगल को गिल्टी माना है कि गूगल ने एक तंत्र ऐसा बना रखा है अपना, एक एल्गोरिथम, एक सिस्टम, जिससे वो पूरी चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है. और इसको लेके अपील गूगल इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट भी गया है और जाएगा. फ़िलहाल गूगल की मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज़ को कोर्ट ने एड्रेस करा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोलंबिया ने, और ये भी कहा है कि गूगल लायबल है उन हर किसी के नुकसान को जो उन्हें झेलना पड़ा है गूगल में होने की वजह से. Google is a monopolist and it has acted as one to maintain its monopoly, जज अमित मेहता साहब ने कहा. He held that tech giant Google violated antitrust laws to maintain monopoly over general search services
and general search text ads. The Justice Department and several states had sued Google for illegal cementing its dominance in part by annual paying the likes of Apple, Samsung billion dollars to have Google automatically handle search queries on smartphones and web browsers. In India too, Google has faced allegations of anti-competitive practices. On Monday, the Alliance of Digital India Foundation (ADIF) filed a complaint claiming that Google has indulged in anti-competitive practices in the online advertising market. How does, if at all, the US verdict impact on the ongoing litigation? मतलब देखिए, आसान भाषा में गूगल ने अपने सिस्टम टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करा है और मार्केट को कहीं ना कहीं मोनोपोलिस्टिक रूप में कंट्रोल करने का प्रयास में रही है. की टू जस्टिस मेहता's रूलिंग इज गूगल्स पोजीशन एज द डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन. अब जैसा हमने पहले यही कहा कि भैया पहली बात तो आप ही क्यों है डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन, और एजेंसीज भी हैं, डक डक गो है और सफारी है वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं. तो Meta called this default distribution a major, largely unseen advantage over its rivals. He said most users access a general search engine through a browser, like Apple Safari, or search widget that comes preloaded on mobile device. Those such access points are preset with the default search engine. The default is extremely valuable real estate because many users simply stick to searching with the default. Google receives billions of queries every day throughout the access points. आप समझने का प्रयास करिए कि कहना क्या चाह रहे हैं. कहना ये चाह रहे हैं कि एक मोबाइल है, जैसा आपने ये कहा कि देखिए गूगल ने पहले से ही मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट अपना सर्च इंजन दे रखा है. सर्च इंजन दे रखा है, इसका मतलब मोनोपोली शुरू पहले से ही हो गई है आपकी. मतलब कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है कि भैया मेरे को ये सामान चाहिए एक्स वाई जेड, मैं कहाँ जाऊँ, आपने क्या बोला कि तुम जाओ गूगल के पास. मतलब आप ही उसको वहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं. तो ये मोनोपोली तो हो रही है. और यहाँ पे जिस व्यक्ति के पास गए हैं आप, वो हैं बाकी टेक कंपनीज़, चाहे सैमसंग हो या बाकी स्मार्टफोन कंपनीज़ हैं. बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन देने का मतलब ये कि आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे वो जाएगी ही गूगल के पास. मतलब गूगल ही डोमिनेट कर रहा है इस समय इंटरनेट को. वही आपको छाट के बताएगा कि कहाँ पे क्या है. इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही सबसे पहला काम ये है कि आप ही के पास बंदा आएगा. क्लियर हो गया ये तो. However, the judgment limits itself the relevant geographic market of the United States. The market conditions for default browsers in India could weigh on the scales differently. For instance, currently Xiaomi holds the largest market share in the mobile phone market. According to report by Cyber Media Research, Xiaomi phones, however, have the Opera browser and search function pre-installed. अब कुछ फोन उनमें और ब्राउजर्स भी होते हैं, है ना. तो कंपटीशन बिल सॉल्यूशन क्या है? Judge Mehta ruled that a consequence of Google's position as the default general search engine is that it now operates at a scale that disincentivizes competitors from emerging in the same space. मतलब इतना, अगर सब जगह गूगल ही होगा तो इस इंडस्ट्री में कोई और आ भी नहीं पाएगा, है ना. बहुत कंपनीज हैं जो काम करना चाह रही है सर्च इंजन पे, उनको तो मौका मिल ही नहीं रहा आने का, है ना. सेकंड, पहला क्या है? फर्स्ट, the new entrant would have to surmount the entry barriers to create a GSE, General Search Engine, of comparable quality to Google. These barriers would include high capital costs, access to distribution channels वगैरह वगैरह. Second, it would have to build an ads platform that could monetize search on par with the Google. तो देखिए challenges हैं, ठीक है ना, कि क्या समस्याएं आएंगी और व्यक्तियों को, कंपनीज को इस क्षेत्र में. थर्ड, it would have to promise to offer any revenue shortfall that might arise either from reduced query volume or from inferior ad monetization. The Ministry of Corporate Affairs released the draft competition bill in March, geared towards preventing tech companies of this scale, termed as systematically significant digital enterprises, from participating in anti-competitive practices. The bill imposes restrictions on SSDs, including barring them from favoring their own products and services, and barring them from using or sharing users' personal data. गवर्नमेंट भी लाने का प्रयास कर रही है कंपटीशन बिल. कंपटीशन बिल के माध्यम से क्या होगा? अच्छा, गवर्नमेंट ने तो पहले ही आईटी एक्ट में क्लियर करवा दिया था कि
किसी को भी डेटा अपना जो स्टोर करना है उसे लोकल सर्वर्स पे करना पड़ेगा। डेटा लोकलाइजेशन में जोर दिया था। इसके अलावा कंपटीशन बिल जोर किस पे दे रहा है? कंपटीशन बिल जोर इस पे दे रहा है कि कंपनीज किसी प्रकार की प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसमें एक इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष सर्विस देंगी, ना कि एक दूसरे के मॉनेटरी या अदर बेनिफिट के चक्कर में मार्केट डिस्टर्ब करेंगी। रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या सर्विस को ही प्रमोट नहीं करना है, सबको करना है, मार्केट को एक ओपन रखना है। पर्सनल डेटा को किसी भी तरीके से गलत तरीके से शेयर नहीं करना है किसी के साथ। Big tech companies have objected to the bill, saying that it imposes significant compliance burdens on them, which would shift to focus from innovation and research to preemptively ensuring that companies do not engage in anti-competitive practices. जैसे कंपनी इस बिल का विरोध इसलिए कर रही है, उनका ये कहना है कि अगर इतना ऐसा बिल लागू हो जाता है तो हमें कागजी कार्रवाई में आप इतना फंसा देंगे, कंप्लायंसेस, सर्टिफिकेट्स, अप्रूवल्स, तो इससे ना तो इनोवेशन मोटिवेट कर पाएंगे आप, ना ही आप फेवर कर पाएंगे न्यू एंटरप्रेन्योरशिप को, ऐसा कंपनीज कह रही हैं। इसके अलावा कुछ खास नहीं है, बाकी जनरल न्यूज़ है एज इट इज़ जो होती है, बैंकिंग क्षेत्र को लेकर न्यूज़ थी। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर पाए वो वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।